लिए भारत के रियल एस्टेट सेक्टर का भविष्य वाकई में ही काफी उज्जवल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है आज के खास मेहमान को बुलाने का, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत इंदौर भारतीय जनता पार्टी से की। वो इंदौर के मेयर भी रह चुके हैं। Ladies and gentlemen, a 6-time legislator who has never lost an assembly election and a state government cabinet minister for over 12 years before being elevated to the party's central leadership, जो अब नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी की। So ladies and gentlemen, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगी कि तालियों के साथ स्वागत कीजिए कैलाश विजयवर्गीय जी का। एक बार फिर से लेडीज एंड जेंटलमैन, जोर से तालियां कैलाश विजयवर्गीय जी। सर हमारे बीच आए और ऑडियंस को संबोधित करें कुछ अपने चंद शब्दों से। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित सीएनबीसी के बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री राज्यवर्धन जी, जिलाधीश महोदय, पूरी सीएनबीसी की टीम, शहर के सृष्टिजन, बिजनेसमैन, अथॉरिटी और देवियों, मेरी फ्लाइट 45 मिनट लेट थी। मैंने कहा लगता है कि रेडिसन होटल के वेटरों से मुलाकात होगी अब, पर खाल खचाखच भरा हुआ है। मैं समझता हूँ ये सीएनबीसी की बहुत बड़ी सफलता है और उनके प्रति विश्वास है इंदौर के सब बिजनेस टाइकून का। मैं एक बार फिर से सीएनबीसी को इस अच्छी चर्चा के लिए बधाई देता हूँ। जब मैं आ रहा था तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी को सुन रहा था, जिस कॉन्फिडेंस से वो मध्य प्रदेश के विकास की गाथा कह रहे थे। निश्चित रूप से हम सब चश्मदीद हैं उसके। मुझे याद आता है जब मैं पहली बार महापौर बना 2000 में, और मैं इस महापौर कक्ष की सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो कर्मचारियों ने मुझे घेर लिया था। 5 दिसंबर की तारीख थी वो। मैंने कहा भाई पहले ही घेराओ, तो बोले हाँ हमें तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। तो मैंने कहा तनख्वाह नहीं मिली 5 तारीख तक? बोले नहीं मिली। मैंने कहा अच्छा ऊपर तो चल के अपन बात करें, 5 लोग आ जाएं अब। तो हम अंदर बैठे, बात की। वहां पर जो फाइनेंस देखते थे नगर निगम के अधिकारी बंसीलाल जी, उनका निधन हो गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने क्या बात है भाई? बोले सर ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक भी पैसा नहीं दे रहा है, 7 लाख रुपए अगर इनको हम दे देंगे तो। फिर मेरे मित्र थे बैंक मैनेजर वहां, मैंने कहा यार 7 लाख मेरे नाम से निकाल के अभी दे दो, तनख्वाह दे दो। पहले दिन ही घेराव हो गया मेरा। इस स्थिति से हम नगर निगम में चले थे। आज इंदौर पहचान का मोहताज भी नहीं है और सारे देश के अर्बन एरिया के लिए मार्गदर्शक शहर बना है। उसके लिए जिम्मेदार राजनीतिक इच्छा शक्ति है, प्रशासनिक इच्छा शक्ति है और जनता की इच्छा शक्ति है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए अभी जो दौर चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के शब्दों में मैं ये कहूं कि उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष हमारे संकल्प के हैं। जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2047 में, तो भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। ये हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए और ऐसा संकल्प हम सबको लेना चाहिए। मुझे गर्व है कहते हुए कि सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, देश की जनता के वे सब जिम्मेदार लोग, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र के काम करने वाले लोग हो, उस दिशा में चल रहे हैं। ये बात सही है कि जब हम भारत का इतिहास लिखते हैं और उसका निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं भारत कृषि प्रधान देश है।
और ये बात भी सही है कि कृषि में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ रोजगार भी है, और ये बात भी उतनी ही सही है कि कृषि के क्षेत्र में इस सरकार ने जो काम किए हैं उससे किसानों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है, और छोटे छोटे किसानों के पास आज ट्रैक्टर हो गया। कल मैं एक बहुत प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बात बता रहा हूं मैं आपको। कल माननीय मंत्री जी के धार जिले में ही मैं गया था। मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहन योजना। उस लाडली बहन योजना में जो किसान, छोटे किसान हैं, वो भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि 5 एकड़ के किसान के पास भी ट्रैक्टर है। उसमें एक शर्त है कि जिसके पास ट्रैक्टर है उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब 5 एकड़ का किसान है, उसके पास भी ट्रैक्टर है। अब ट्रैक्टर खरीदने की क्षमता यदि किसान के अंदर है तो उसका कारण है कि वो आर्थिक रूप से सक्षम हुआ है। सरकार ने फोकस किया है किसानों को, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, सरकार ने पानी उनके खेत तक पहुंचाया, सरकार ने बिजली उनके खेत तक पहुंचाई है, सरकार ने उनके उत्पादन का वाजिब मूल्य दिया है, और इसलिए उनकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है। उनकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है तो मुझे कार्टून मोबाइल्स वाले ने कहा कि सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर और कार यदि कहीं प्रमुख 3-4 राज्यों में बिक रही है, उसमें एक मध्य प्रदेश एक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कार, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर बिकने वाला कोई जिला है एक, तो वह हरदा। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने पूछा यहां आने के बाद कि ऐसा क्या है, तो हरदा के किसान 3 बार फसल लेते साल में। फिर मैं, आप सब विद्वान लोग हैं, मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, पर मैं IMF की रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले 1 महीने पहले। उसमें पूरे विश्व का जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति, उसके बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा विस्तार 7 पेज का एक नोट दिया नेट पर। वो मैं धीरे धीरे समझ रहा था, पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष में 23 में मंदी सारे विश्व के अंदर होगी, पर भारत उससे बचा रहेगा, क्योंकि भारत का गांव सक्षम है, भारत का किसान सक्षम है। इसलिए इस मंदी का असर भारत पे कम होगा, विश्व के अन्य देशों में ज्यादा होगा। तो भारत ने बहुत प्रगति की हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में प्रगति की। उसके बाद सबसे ज्यादा रोजगार यदि कोई देता है तो वह रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसीलिए आजादी के बाद पहली बार भारत सरकार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया। पहली बार इतना बड़ा बजट दिया गया। और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो उसका सीधा रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार इसी क्षेत्र के अंदर है, और इसलिए इसका डेवलप होना, इसका बढ़ना, इसको संरक्षण प्रदान करना है सरकार का दायित्व, सरकार की जिम्मेदारी। क्योंकि आज सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, तो रोजगार देने वाले कौन से सेक्टर हैं? वो एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सेक्टर है तो वह है इंफ्रास्ट्रक्चर, वह है रियल एस्टेट। और इसलिए सरकार की जवाबदारी कि इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लोगों को परेशानी नहीं हो, पॉलिसी ऐसी बने जिससे ज्यादा डेवलपमेंट हो, ये सब होना चाहिए। अभी कुछ मैं कमियां हमारे राज्य के अंदर देखता हूं, विशेषकर जैसे इंदौर को लेकर अभी मास्टर प्लान अभी तक हम बना नहीं पाए, थोड़े पिछड़ गए हैं। तत्काल मास्टर प्लान बनाना चाहिए और लोगों को निश्चिंतता हो, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी हो थोड़ी सी। इस दिशा में अभी हमें काम करने की जरूरत है। मुझे प्रसन्नता है कि एक सफल परिचर्चा में मैं यहां पर आया हूं। मैं राजा शर्मा जी से पूछ रहा था कि कौन कौन से यहां पर पैनल्स में लोग थे, इन्होंने नाम बताया तो मैं घबरा गया। मैं क्या बहुत बड़े बड़े और बहुत विद्वान लोग हैं, मैं तो कहीं लगता ही नहीं इनके आगे, और मैं क्या बोलूं इनके बीच में। पर मुझे प्रसन्नता है कि इतने विलंब आने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपको सबको बधाई देता हूँ, CNBC को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी परिचर्चा की है। निश्चित रूप से इस प्रकार की परिचर्चा से सरकार और इससे प्रभावित लोग, जब दोनों एक साथ बैठते हैं, सरकार के नुमाइंदे बैठते हैं,
तो इसमें क्या कमियां हैं ये उभर के सामने आती है, और वो कमियां अगर दूर होती है तो इस सेक्टर का भला होता है, इस सेक्टर में विकास होता है। तो मैं बधाई देता हूं। और मुझे पता नहीं, मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पर आपको पैनल में बैठना है, मेरे को एकदम आके बुला के सीधे डैश पे खड़ा कर दिया तो मैं तो अपना दिमाग भी नहीं बना पाया था, पर जो भी कम समय में कुछ कह पाया हूँ और कुछ समझा पाया हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं आप सबके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी इन शब्दों के लिए। सर, मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर जुड़े, और मैं अब मंच पर दावत देना चाहूंगी विपिन भट्ट जी को, जो एक बार मंच पर वापस आए और एक खास चर्चा करें कैलाश जी के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोर से तालियों के साथ फिर से स्वागत करते हैं कैलाश जी का मंच पे। मुझे पता होता है कि दूसरी बार फिर आना है तो थोड़ा शॉर्ट स्पीच कर देता। नहीं, आपने बढ़िया बोला, और आपने कहा जैसे कि मुझे तो कहा था कि पैनल में बैठना है और यहाँ लाके खड़ा कर दिया, तो मुझे लग रहा है शायद अभी मंत्री जी भी बोल रहे थे कि मुझे तो मालूम नहीं था और आपने मुझे डायस पे खड़ा कर दिया। सॉरी फॉर द मिसकम्युनिकेशन, लेकिन आप लोगों के उद्बोधन हमारे लिए प्रेरणादायक है, तो बढ़िया रहा। हम बाकी की बातचीत यहाँ आगे बढ़ाते हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे पता लगा कि आज आपकी कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ मीटिंग्स थी, लेकिन आपने वो कैंसिल की और आप दिल्ली से विशेष रूप से सिर्फ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों से जरूर हम सर का स्वागत करेंगे। तो अब कैलाश जी, पहले आप इस शहर के थे, आपने बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया कि आप मेयर बने और पहले ही दिन लोगों ने आपको घेर लिया। तो मलाते ओढ़े पड़े तो पहले आप इस शहर के थे, फिर आप इस प्रदेश के हुए और अब आप राष्ट्र के हो गए। तो आज आपसे राष्ट्रीय बातें ही होंगी। स्वागत है। और जो विषय भी हमें दिया गया है वो ये है कि जो भारत की आर्थिक विकास है उसको कैसे पूरे देश में और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और उसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कैलाश जी, काफी सारी एस्पेक्ट हैं इस आर्थिक विकास के, लेकिन हाल फिलहाल में जो बात प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं और उनके कैबिनेट से भी आती है वो है $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसका लक्ष्य। और रिसेंटली में मैं अमित शाह जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि तमाम मुश्किलें गई, कोरोना बीच में आ गया, लेकिन बावजूद इसके हम 2025 तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें। तो क्योंकि अब आप उस सर्कल में उठते बैठते हैं, आपकी जानकारी हमसे ज्यादा है, क्या प्लानिंग है, क्योंकि गैप थोड़ा सा ज्यादा है, क्या हम 2025 तक के लक्ष्य जो कि काफी महत्वाकांक्षी है और अच्छी रफ्तार भी है पर प्राप्त कर लेंगे? 100% प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि अगर कोविड का पीरियड नहीं होता तो अभी तक हम पहुंच गए होंगे यहाँ तक। पर कोविड के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था एकदम भारत की बहुत तेजी से मजबूत हो रही है, विशेषकर इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, और हमारे लिए एक गर्व की बात यह है कि हमारे जितने भी कंपटीशन वाले देश थे, कुछ तो ऐसे थे जो हमसे बाय द वे हमें परेशान करते थे तो वो खुद ही परेशानी में आ गए और कुछ हमें आर्थिक रूप से परेशान करते थे, वो भी परेशानी में है अभी। और इसलिए भारत अभी बहुत सेफ जोन में है, और ये सिर्फ हम भारतीय महसूस नहीं करते, ये सारी दुनिया महसूस करते। अभी मैं आ रहा था तो सोशल मीडिया में आ रहा था कि यूक्रेन की शायद वाइस प्रेसिडेंट आ रही है यहाँ पर, और वो प्रधानमंत्री से मिलने वाली है और प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने वाली भी है। और मैंने कई बार ये भी सुना बाइडेन को बोलते हुए कि अगर इस देश दुनिया के अंदर कोई शांति स्थापित करता है और विशेषकर रशिया और यूक्रेन का युद्ध कोई समाप्त करा सकता है तो वो मोदी जी करा सकते हैं। तो एक जो शब्द बहुत छोटा है पर उसका मायने बहुत बड़े हैं, वो है विश्वास। भारत की लीडरशिप पर सिर्फ भारत का ही नहीं, सारी दुनिया का विश्वास हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि चाइना से बहुत सारी कंपनियां, विशेषकर मोबाइल की तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ आ गई और इन्वेस्टमेंट कर रही है। और अब हमारे यहाँ जितना उत्पादन होता है उसका 70% एक्सपोर्ट हो रहा है मोबाइल। तो ऐसे कई सेक्टर हैं जिसमें हमारे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और लोग समझते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट करना बहुत सुरक्षित है,
और इसलिए बहुत बहुत ज्यादा बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है और यहाँ के लोग भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी ये उद्योग मंत्री बैठे हैं, मैं इनसे कहूँ कि यार मुझे 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना, मुझे पीतमपुर में यहाँ जमीन दे दो, तो ये बेचारे परेशान हो जाए। जमीनें नहीं है इतने आसपास, पर्टिकुलर प्लेस के अंदर है नहीं जमीन, क्योंकि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आप देखें तो देश के अंदर जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, मैं अगर मध्य प्रदेश की बात कहूं तो मैं संगठन का काम बचपन से करता हूं, मतलब जब मैं विद्यार्थी परिषद में था तब से दौरे करता हूं सब। जब मुझे नीमच जाना होता था तो मैं 2 या 2.5 दिन का प्रोग्राम बनाता था। हाँ, इंदौर से नीमच जाना हो। अभी मैं सुबह जाता हूं, नीमच की मीटिंग करता हूं, दोपहर में मंदसौर की मीटिंग करता हूं, शाम को घर आ जाता हूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया सड़कों का कि पता ही नहीं लगता है। और जब नीमच जाता था तो एक साथ में ले जाता था एक आध व्यक्ति को, मालिश करने वाले को, कि यार जरा वहां तक जाना है तो कमर दुखेगी तो मालिश वालिश भी कर देना वहां। हाँ, वो सड़क में नहीं बनी थी। मध्य प्रदेश की मुझे कहते हुए गर्व है इस बात का कि मध्य प्रदेश के 2 सेक्टर, पावर और रोड, दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने में मेरी भी थोड़ी सी भूमिका है। मैं बहुत गर्व से इस बात को बधाई के पात्र भी हैं। आप थोड़ा विलंब से आए, तो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने कुछ पैनल्स यहाँ डिस्कस किए और अभी आपके सामने बातचीत कर ही रहे थे। तो वो दिन में मुझसे चर्चा कर रहे थे कि आप तो इस प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, क्या यहाँ की खास बातें हैं। तो यकीन मानिए यही 2 चीज है। मैंने कहा एक समय था जब बड़ा मजाक उड़ता था मध्य प्रदेश का सड़कों के नाम पे कि गड्ढे हैं, कि गड्ढों में सड़क है, और आपने तो उदाहरण दिया, अभी 2 दिन का प्रोग्राम आप बनाते थे। तो मैंने कहा जिस चीज पे विकास हुआ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें सड़कें तो एक प्रमुख है, और दूसरी है पावर। तो ये 2 चीजों को इस प्रदेश ने अपनी ताकत इस वक्त बनाया है, और जैसा आपने जिक्र किया कि उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जो अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था तो मुख्यमंत्री साहब दिल्ली आए थे, तब उन्होंने कहा था कि ये पेन ड्राइव है, ये ले लीजिए, और मैंने कहा है, और आपका भी जिक्र किया उन्होंने, मंत्री जी का, कि हमने पूरा लैंड बैंक बनाया, बस उंगली रख दीजिए और वो जमीन आपको मिलेगी। फिर आप बता रहे हैं कि उस पर इतना इन्वेस्टमेंट है कि अब जमीन वो भी कम पड़ रही है। तो प्रगति तो हो रही है। लेकिन कैलाश जी, अभी आप एक IMF की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। अच्छी बात है कि IMF भारत में वो स्थिति देखता है, लेकिन इस समय जो ग्लोबल स्थिति, खासतौर पर अमेरिका को हम देखें, क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति से पूरी दुनिया का क्यू जाता है, तो बैंक्स के साथ दिक्कत हो गई है, उनके अपने जॉब डेटा खराब हो रहा है, और कुल मिला के कंसर्न्स बहुत खड़े हो गए हैं। तो अब ये जो कंसर्न्स आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत इनसे अछूता रहेगा, या अगर आता भी है वो दिक्कत तो हम सबसे सेफ हैं? देखिए, अभी कल मैं मूडी की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था। मूडी ने इस बात का जिक्र किया है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि जब ग्लोबल रिसेशन आता है तो उससे पूरी दुनिया के देश प्रभावित होते हैं। हम भी प्रभावित होंगे, पर अन्य यूरोप की तुलना में एशिया में भी यदि सबसे कम प्रभावित होंगे तो हम प्रभावित होंगे। उसका कारण है कि हमारी ग्रास रूट इकोनॉमी बहुत अच्छी हो रही है। मुझे याद आता है, मैं 2014 की बात आप सबको स्मरण कराना चाहता हूं, जब पहली बार एनडीए को बहुमत मिला और प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल में गए, उन्होंने पार्लियामेंट पे अपना मत्था टेका। उसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि देश को मजबूत करना होगा तो नारे से नहीं होगा, वास्तव में गरीब की गरीबी दूर करना पड़ेगी। वो गरीब की गरीबी दूर होगी तब जाकर देश मजबूत होगा। और इसीलिए गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं आप देखेंगे, राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, दोनों, ये गरीब की गरीबी दूर करने का एक बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, मैं महू से विधायक था, पहली बार प्रधानमंत्री योजना के 20 मकान आए, मैंने उसको बनवाए। बनवाने के बाद फिर हम उसको उद्घाटन करने गए तो उसने अपना एक मंदिर भी बना रखा था। उस मंदिर में भगवान राम जी की मूर्ति थी, कृष्ण जी की मूर्ति थी, मोदी जी का फोटो था, बाद में उसने मेरा एक फोटो लगा दिया था। मतलब एक गरीब आदमी जो रोटी कपड़ा मकान उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है गरीब आदमी के लिए, उसको एकदम मकान मिल जाए, पक्की छत के नीचे खड़ा है वो, उसका इतना बड़ा सपना पूरा हुआ है वो लगभग इससे 2 करोड़ परिवार सीधे प्रभावित हुए। अब देखिए, ये जो आपकी इंडस्ट्री है, जो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हम रियल एस्टेट का है,
ये रियल एस्टेट कहने के लिए एक सेक्टर है, और ये कितनी इंडस्ट्री को प्रभावित करता है। आप देखिए, सीमेंट को प्रभावित करता है, ये आयरन को प्रभावित करता है, ये ऑयल पेंट को प्रभावित करता है, ये जितने भी छोटे मोटे सामान है, मतलब कम से कम 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को ये प्रभावित करता है। अगर ये ग्रो करता है तो 100 इंडस्ट्री को और लाभ होता है। तो एक समय था, मुझे याद आ रहा है, आज से 8 साल पहले सीमेंट इंडस्ट्री लॉस में, आयरन इंडस्ट्री लॉस में, सब बैंकक्रप्ट हो रही थी एक के बाद। और अब 2014 के बाद से देखिए सब ग्रो कर रही है, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है और आने वाले समय में और तेजी से होगा। मुझे याद है, आप लोगों ने पितृ पर्वत देखा नहीं है, कल समय मिला तो जरूर जाइएगा, राजा साहब ले जाएंगे। जब हमने 2000 में वहां वृक्षारोपण चालू किया था तो उसके आसपास की जमीन का भाव 3 लाख रुपए एकड़ था 2002 में, अभी 3 करोड़ रुपए एकड़। मतलब अब देखिए डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कैसी कीमतें बढ़ रही हैं। और इसलिए मुझे कोई शंका नहीं है कि 2025, हाँ मूडी ने भी कहा है कि ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 24-25 में भारत पहुंच जाएगा। ये मूडी का सर्वे भी है, मूडी ने भी इस बात को भविष्यवाणी की। मुझे लगता है कि जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर आने वाला समय देगा। ठीक है, लेकिन कुछ जो कैलाश जी चिंताएं हैं वो थोड़ी वास्तविक हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं महंगाई की बात करूं, रिजर्व बैंक ने इस बार तो ब्याज दरें नहीं बढ़ाई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा कंसर्न और सबसे बड़ी चिंता महंगाई है। और निश्चित तौर पे सरकार के अंदर आप हैं तो वहां बातचीत भी होती होगी और वो कंसर्न उठता होगा। क्या प्रिपरेशन है उसको लेकर, क्या? और वो मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो थोड़ा सा आप लोगों को पिंच होने भी लगी है। ये बात आपकी सही है, मैं इससे इनकार नहीं करता, पर आप अब देखिए, पहले दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया होती थी, अब एक नई टर्मिनोलॉजी चालू हुई है, ग्लोबल विलेज। ये ग्लोबल विलेज हो गया है। अब क्या होता है कि कहीं पर भी कुछ होता है तो उसका असर सारी दुनिया में होता है। जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है तो एकदम सप्लाई चेन बिगड़ी तो उसका असर सारी दुनिया में हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि भारत उससे बच सकता, मैं फिर बार इसको दोहरा रहा हूं, पर विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व की जो बढ़ती हुई महंगाई है उसका असर भारत पर होगा। पर भारत की तैयारी बहुत अच्छी है कि जो फोकस प्रधानमंत्री जी का है वह गरीब है, कि गरीब का को इसका प्रभाव कम पड़े। और इसके लिए आप जानते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज सरकार दे रही है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है उनको। तो इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से महंगाई बहुत बढ़ने से तो बहुत नहीं रोका जा सकता, पर गरीबों को राहत दी जा सकती है, ये मैं दावे से कहता हूं। जी, तो कैलाश जी, मुझे लग रहा है इन दिनों आप अर्थशास्त्र को भी बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं और बड़े गहरे उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। अब अगर आपकी इजाजत हो, आप चूंकि आए हैं, मंच पे बैठे हैं, तो क्या 2-4 पॉलिटिकल क्वेश्चन भी पूछ लूं? श्योर श्योर, बिल्कुल स्वागत है। शायद वो भी सब लोग सुनना चाहेंगे, तो क्विकली मैं 2-3 सवाल आपसे ले लेता हूं। मध्य प्रदेश के चुनाव आ ही रहे हैं, नजदीक है। 2003 आई थिंक, तब आप तो उस समय बहुत सारे विभाग संभाल भी रहे थे। तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच में 15 महीने के लिए नहीं रही। तो क्या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या आपके दावे हैं? क्या एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज प्ले करेगी? इतनी लंबी सरकार चल गई है आपकी। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, लगातार यदि 20 साल तक सरकार होती और बीच में 15 महीने का गैप नहीं होता तो शायद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती। पर इस 15 महीने की सरकार में वे सब चेहरे बेनकाब हो गए जो बड़ी बड़े विकास की, बड़ी बड़ी जनता की राहत का वादा करके गए थे। किसानों का कर्ज 8 दिन में माफ कर देंगे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे, ये सब बहुत सारी घोषणाएं की थी। तो मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि राजनीति में एक शब्द का बड़ा महत्व है, वो विश्वास का। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों को विश्वास है, मोदी जी के ऊपर लोगों को विश्वास है और शिवराज जी के ऊपर लोगों को विश्वास है। इसलिए मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से ज्यादा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सुना है कमलनाथ जी एक सीट पे सर्वे करवा रहे हैं। नहीं, करना चाहिए। देखिए, मैकेनिकल काम में और
मेन टू मेन काम में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता आपसे, पर मेरा आज भी, मैं भले ही राष्ट्रीय नेता बन गया, पर आज भी मेरा जमीनी संपर्क सब दूर है, और इसलिए मैं बहुत गंभीरता से और बहुत दावे से कहता हूँ, आश्वस्त हैं कि यहाँ फिर से भारतीय जनता पार्टी की 100% आएगी, और एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेकिन थोड़ा सा दूर जाएं तो छत्तीसगढ़ में वहां फासला भी काफी ज्यादा है, गैप भी बड़ा है, और भूपेन्द्र बघेल सरकार के काम को लेकर देखें, अब वो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो फासला वहां पर भारतीय जनता पार्टी तय कर पाएगी, जीत और हार का? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार में ये बात सही है कि एकदम ये कहना कि हम वहां सरकार 100% बनाएंगे, ये एकदम कहना बेमानी होगी, पर हाँ, वहां बहुत ताकत से हम लड़ रहे हैं, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यदि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। बाकी वहां पर टफ है, वहां हमें मेहनत की और आवश्यकता है, और हम मेहनत कर रहे हैं। संक्षेप में राजस्थान और कर्नाटक, क्योंकि ये दो भी सामने खड़े हुए हैं, दोनों जगह हम 100% सरकार बनाएंगे। चलिए, ये भी आपका दावा है। 100%। आखिरी सवाल जो शायद सब सुनना चाहेंगे, 2024 100%, 200%, मतलब तालियां मेरे उत्तर देने के पहले बज गई। चलिए, तो किसी को शक है क्या? एक आध को भी जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए अगर शक नहीं हो तो। चलिए, तो मान लिया कि सब 100% हो जाएगा। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश आएंगे, या वो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नया रोल संभालेंगे, या फिर पार्टी और संगठन को और मजबूत करेंगे? कैसे? देखिए, मैंने अपने बारे में न कभी सोचा, न कभी मैं सोचता हूं, और न कभी किसी से कुछ कहता हूं। पार्टी जहां जब मुझे लगा देती है वहां मैं पहुंच जाता हूं। मैं जब यहां से मुझे सेंट्रल लीडरशिप ने बुलाया कि आप हरियाणा के प्रभारी, उस समय मैं यहाँ पर कम से कम 7-8 विभागों का मंत्री था। मैं गया हरियाणा जीत गए हम, जो कि संभावना कम लग रही थी, पर जीत गए। तो उन्होंने बोला तुम यहीं के लायक हो, वहां के लायक नहीं है। तो मुझे प्रधानमंत्री ने बोला इस्तीफा देके आ जाओ, तो मैं आ गया, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जवाबदारियां दे दी। अभी भी बहुत सारी जवाबदारियां काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे काम मिलना चाहिए बस। तो मैं काम पे विश्वास करता हूं, चाहे सरकार का मिले चाहे संगठन का मिले, और दोनों का मुझे अच्छा अनुभव है। चलिए, तो कैलाश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और फिर से एक बार धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला, और आप खास तौर पे इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पधारे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भट्ट जी, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, विपिन जी, इन ढेर सारी इनसाइट्स शेयर करने का। और लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ अब वक्त है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे आज के सभी स्पीकर्स का, जिन्होंने अपना कीमती समय हम सबको दिया, और हमारे मुख्य अतिथि श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, गेस्ट ऑफ ऑनर कैलाश विजयवर्गीय जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शंकर लालवानी जी, और आप सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आर काबिल ग्रुप को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमें काफी सहयोग दिया। हमारे एसोसिएट स्पॉन्सर आर पार्कॉन, जिनके बिना आज के ये कार्यक्रम बिल्कुल संभव नहीं था। और आभार प्रकट करना चाहूंगी हमारी ऑडियंस का, जिन्होंने धीरज के साथ अपना कीमती समय हमें दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी, आप हमें डिनर के लिए ज्वाइन करें। धन्यवाद। दिस इज योर होस्ट महक धवन, साइनिंग ऑफ।